रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, और जब इस डोर में धोखे की गांठ पड़ जाए तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। मर्द अक्सर अपनी घर की शांति को छोड़कर बाहर की रंगीन दुनिया में सुकून ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं और खूबसूरती को पाया जा सकता है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कभी-कभी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा भयानक चेहरा छिपा होता है जो उनकी जिंदगी, उनकी इज्जत और उनकी सांसें सब कुछ छीन सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही जाल की है जहां शिकार अपनी मर्जी से फंसा, लेकिन जब निकलने की कोशिश की तो मौत ने उसका रास्ता रोक लिया। मुंबई के बाहरी इलाके में लोनावला के घने जंगलों के बीच एक सुनसान रास्ता गुजरता था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। कुछ स्थानीय मजदूर काम पर जा रहे थे। तभी उन्हें खाई में एक नीले रंग की कार दिखाई दी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी जैसे वह ऊपर से लुढ़कती हुई नीचे गिरी हो। मजदूरों ने पुलिस को खबर दी। इंस्पेक्टर वाघमारे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब क्रेन की मदद से कार को ऊपर खींचा गया तो ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की लाश थी। स्टीयरिंग व्हील उसकी छाती में धंसा हुआ था। पहली नजर में यह एक सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर वाघमारे की अनुभवी आंखों ने कुछ और ही देखा। मृतक के गले पर एक गहरा नीला निशान था, जो सीट बेल्ट का नहीं बल्कि किसी रस्सी या तार का लग रहा था। और सबसे बड़ी बात, कार के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि गियर बॉक्स न्यूट्रल में था। मतलब कार को धक्का देकर नीचे गिराया गया था। मृतक की जेब से मिले वॉलेट ने उसकी पहचान उजागर की। वह था मिस्टर विवान ओबेरॉय, उम्र 42 साल, शहर का एक जाना माना ज्वेलर और करोड़ों का मालिक। पुलिस ने विवान की पत्नी राधिका को सूचना दी। राधिका का रो रोकर बुरा हाल था। उसने बताया, विवान कल शाम यह कहकर निकले थे कि उन्हें पुणे में किसी क्लाइंट से मिलना है। वे रात को वहीं रुकने वाले थे, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि पुणे में कोई मीटिंग थी ही नहीं। तो फिर विवान ओबेरॉय उस सुनसान जंगल में क्या कर रहे थे? कहानी आज से 3 महीने पीछे जाती है। विवान ओबेरॉय के पास सब कुछ था, दौलत, बड़ा बंगला, गाड़ियां, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसकी पत्नी राधिका अपने सोशल वर्क और किटी पार्टीज में इतनी व्यस्त रहती थी कि विवान के लिए उसके पास वक्त नहीं था। दोनों एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते थे। इसी अकेलेपन ने विवान को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। विवान अक्सर शाम को अपने क्लब हाउस जाया करता था। वहीं उसकी मुलाकात शनाया से हुई। शनाया 23 साल की एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। वह मॉडलिंग करती थी और हमेशा ब्रांडेड कपड़ों में सजी रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बात करने का अंदाज किसी को भी अपना दीवाना बना सकता था। पहली मुलाकात बार काउंटर पर हुई। विवान अपनी ड्रिंक पी रहा था, तभी शनाया उसके पास आई। उसने एक गहरी सांस ली और विवान की तरफ देखकर मुस्कुराई। अकेले पी रहे हो? कंपनी चाहिए? शनाया की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। विवान ने उसे देखा। शनाया ने एक छोटी सी ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जो उसके बदन पर कसी हुई थी। उसके खुले बाल और गुलाब की खुशबू ने विवान को पहली ही नजर में मोहित कर दिया। विवान ने कहा, बैठिए, वैसे मैं अक्सर अकेले ही पीता हूं। शनाया ने अपनी कुर्सी विवान के करीब खिसकाई। अकेलेपन का अपना मजा है, लेकिन अगर कोई समझने वाला साथ हो तो मजा दोगुना हो जाता है। उस शाम दोनों के बीच लंबी बातें हुईं। शनाया ने विवान को महसूस कराया कि वह दुनिया का सबसे खास आदमी है। विवान, जो घर में उपेक्षित महसूस करता था, उसे शनाया के रूप में एक सहारा मिल गया। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। कॉफी शॉप से शुरू हुआ सफर डिनर डेट और फिर लॉन्ग ड्राइव तक पहुंच गया। विवान शनाया की खूबसूरती और उसकी बेबाक अदाओं का गुलाम होता जा रहा था। शनाया उसे उस दुनिया की सैर करा रही थी जो विवान ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में खो दी थी। एक बरसात की रात शनाया ने विवान को अपने फ्लैट पर बुलाया। विवान, आज मौसम बहुत रोमांटिक है, मुझे अकेले डर लग रहा है, क्या तुम आ सकते हो? शनाया ने फोन पर कहा। विवान खुद को रोक नहीं पाया। जब विवान शनाया के फ्लैट पर पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। पूरे हॉल में खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थीं। हल्की नीली रोशनी में शनाया कयामत लग रही थी। उसने लाल रंग की पारदर्शी साड़ी पहनी थी।
भीगे बाल और होठों पर शरारती मुस्कान लिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। विवान अंदर आया। शनाया ने दरवाजा बंद किया और सीधे विवान के गले लग गई। तुम्हें पता है विवान, मैं तुम्हारा कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, शनाया ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें विवान की गर्दन को छू रही थीं। विवान का पूरा बदन सिहर उठा। शनाया ने विवान का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। उसने वाइन के 2 गिलास बनाए। यह हमारी दोस्ती के नाम, शनाया ने गिलास टकराते हुए कहा और वाइन का एक घूंट भरकर अपने होठ विवान के होठों के करीब ले आई। विवान उसकी आंखों में डूब गया था। शनाया की उंगलियां विवान के बालों में थीं और उसका स्पर्श विवान को पागल कर रहा था। उस रात सारी हदें टूट गईं। शनाया ने विवान को अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाया कि विवान अपनी पत्नी, अपना परिवार और समाज सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि यही असली जिंदगी है। शनाया ने विवान के सीने पर सिर रखकर कहा, विवान, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। विवान ने भावुक होकर कहा, कभी नहीं शनाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। विवान नहीं जानता था कि वह जिसे प्यार समझ रहा है वह असल में एक सोची समझी साजिश का पहला चरण था, और उस कमरे की दीवार पर लगी पेंटिंग के अंदर छिपा एक छोटा सा स्पाई कैमरा उन दोनों के हर एक निजी पल को रिकॉर्ड कर रहा था। 2 हफ्ते तक सब कुछ सपनों जैसा चला। विवान शनाया पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा। महंगे गिफ्ट, गहने, कपड़े शनाया जो मांगती विवान हाजिर कर देता। फिर एक दिन विवान के फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। विवान ने जैसे ही वीडियो प्ले किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वीडियो उसी रात का था जब वह शनाया के साथ था। वीडियो बेहद आपत्तिजनक था। नीचे एक मैसेज लिखा था, 50 लाख रुपए कल शाम तक, वरना यह वीडियो तुम्हारी पत्नी राधिका और तुम्हारे सारे बिजनेस ग्रुप्स में वायरल हो जाएगा। विवान घबराकर सीधे शनाया के घर भागा। शनाया, ये सब क्या है? हमारा वीडियो किसने बनाया? विवान चिल्लाया। शनाया सोफे पर आराम से बैठी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। उसके चेहरे से वह मासूमियत गायब थी। उसने विवान की तरफ देखा और हंस पड़ी। अरे डार्लिंग, इतना घबरा क्यों रहे हो? ये वीडियो मैंने ही बनाया है। आखिर मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं। मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। विवान को यकीन नहीं हुआ। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हें सब कुछ दिया, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? शनाया खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, लालच था। प्यार? विवान, तुम जैसे लोग सोचते हो कि पैसे से जवान लड़की को खरीद लोगे? ये बिजनेस है। मुझे 50 लाख चाहिए। अगर तुमने पुलिस को बताया या चालाकी की तो तुम्हारी इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। सोच लो, इज्जत प्यारी है या पैसा? विवान टूट गया। बदनामी के डर से उसने अपनी एफडी तुड़वाई और 2 दिन बाद शनाया को 50 लाख रुपए कैश दे दिए। शनाया ने पैसे लिए और वीडियो डिलीट करने का नाटक किया। गुड बॉय, अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, शनाया ने कहा। विवान को लगा बला टल गई, लेकिन ब्लैकमेलिंग का पेट कभी नहीं भरता। 10 दिन भी नहीं बीते थे कि शनाया का फिर फोन आया। विवान, 50 लाख तो कम पड़ गए। मुझे 1 करोड़ और चाहिए। मुझे एक नया फ्लैट खरीदना है। विवान का सब्बर जवाब दे गया। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे। अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं। मैं अब और नहीं डरता। जो करना है कर लो। मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। पुलिस का नाम सुनते ही शनाया सतर्क हो गई। उसने अपनी आवाज मीठी की। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों होते हो? आओ मिल बैठकर बात करते हैं। आखिरी बार मिल लो, फिर मैं सब कुछ हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगी। प्रॉमिस। विवान एक बार फिर उसकी बातों में आ गया। उसे लगा शायद बात बन जाए। वह शनाया के बताए पते पर लोनावला के उस सुनसान बंगले पर पहुंचा। जैसे ही विवान अंदर गया, शनाया ने उसे गले लगाया। आई एम सॉरी विवान। लेकिन तभी पीछे से एक परछाई उभरी। वह शनाया का असली बॉयफ्रेंड और पार्टनर रॉकी था। रॉकी जिम ट्रेनर था और शरीर से बहुत ताकतवर था। इससे पहले कि विवान कुछ समझ पाता, रॉकी ने पीछे से विवान के गले में एक तार डाल दिया। विवान ने संघर्ष किया। वह तड़पा। उसने शनाया की तरफ मदद के लिए देखा, लेकिन शनाया वहां खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी और देख रही थी कि कैसे उसका आशिक दम तोड़ रहा है। छोड़ दो मुझे। विवान की आवाज गले में ही घुट गई।
रॉकी ने पूरी ताकत से तार खींचा और कुछ ही पलों में विवान का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शनाया ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, बड़ा पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था, अब जाओ ऊपर भगवान के पास। इसके बाद उन्होंने विवान की लाश को उसकी कार में डाला। रॉकी ने कार चलाई और लोनावला की खाई के पास ले गया। वहां उन्होंने कार को न्यूट्रल में डाला और धक्का दे दिया ताकि यह एक्सीडेंट लगे। इंस्पेक्टर वाघमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी। रिपोर्ट में साफ था कि विवान की मौत एक्सीडेंट से पहले ही दम घुटने से हो चुकी थी। पुलिस ने विवान के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। एक नंबर ऐसा था जिस पर विवान की घंटों बात होती थी, लेकिन घटना वाले दिन के बाद से वह नंबर बंद था। वह नंबर शनाया का था। पुलिस ने शनाया की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। तभी पुलिस को एक सुराग मिला। विवान के बैंक खाते से 50 लाख रुपए निकले थे। पुलिस ने उस तारीख के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। एक फुटेज में विवान एक बैग एक लड़की को देता हुआ दिखा। चेहरा पहचान में आ गया। पुलिस का मुखबिर तंत्र सक्रिय हुआ। पता चला कि शनाया और उसका बॉयफ्रेंड रॉकी गोवा भागने की फिराक में है। पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट पर नाकेबंदी की। जैसे ही शनाया और रॉकी फ्लाइट पकड़ने के लिए चेक इन करने वाले थे, इंस्पेक्टर वाघमारे ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कहां जा रहे हो लव बर्ड्स? विवान ओबेरॉय का हिसाब कौन देगा? थाने में पहले तो शनाया ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। मैं तो विवान को जानती भी नहीं, वह बस मेरा फैन था, उसने झूठ बोला। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने रॉकी की धुलाई शुरू की तो रॉकी 2 मिनट में टूट गया। सर, मुझे मत मारो। सब शनाया का प्लान था। उसी ने मुझे विवान को मारने के लिए कहा था। उसने कहा था कि अगर विवान जिंदा रहा तो हम दोनों जेल जाएंगे। रॉकी के बयान के बाद शनाया का भी घमंड टूट गया। उसने ठंडी और बेखौफ आवाज में अपना जुर्म कबूल किया। हां, मैंने उसे फंसाया। विवान जैसे मर्द अपनी बीवियों से बोर हो जाते हैं और हम जैसी लड़कियों में रोमांच ढूंढते हैं। उसकी कमजोरी का फायदा उठाना मेरा काम था। लेकिन वह पागल पुलिस के पास जाने की बात करने लगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसे मरना ही था। शनाया की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि वह विवान के पैसे लेकर ऐश नहीं कर पाई। विवान ओबेरॉय की एक गलती, एक पल की कमजोरी ने उसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी राधिका अब विधवा थी और उसकी बदनामी पूरे समाज में हो चुकी थी। शनाया और रॉकी को उम्र कैद की सजा हुई। उनकी जवानी अब जेल की चारदीवारी में सड़ेगी। यह कहानी हमें आगाह करती है कि घर की चारदीवारी के बाहर जो दुनिया रंगीन और हसीन लगती है, वह अक्सर एक छलावा होती है। पराये हुस्न का आकर्षण और कुछ पलों का सुख जिंदगी भर का दुख बन सकता है। जो रिश्ते विश्वास और वफादारी की नींव पर नहीं टिके होते, उनका अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। जुर्म कभी छिपता नहीं है और कानून की नजर से कोई भी कातिल, चाहे वह कितना भी शातिर क्यों न हो, बच नहीं सकता। यह कहानी काल्पनिक है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपराध के प्रति जागरूकता फैलाना है।